नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आपका स्वागत है। बहनों, हमारे चैनल से आप जानते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका से ही रिलेटेड वीडियो प्रसारित किए जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम का डेट तो टल गया है, लेकिन आपको पता है कि एग्जाम होना ही होना है। भले ये 10 दिन 15 दिन के लिए टल गया हो, लेकिन एग्जाम का जो होने का डेट है वो बहुत जल्द ही आप लोगों के सामने होगा और एग्जाम होना निश्चित है। तो ऐसे में हमारी तैयारी रुकनी नहीं चाहिए और आपको समय भी मिल गया है कि ठंड के मौसम में बालवाड़ी बंद है और आप बहनों को सेविका और सहायिका को केंद्र पर रहना है। तो ऐसे में केंद्र पर रहकर भी आप हमारे वीडियो के माध्यम से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए आज हम आपको प्रायोगिक पक्ष का दूसरा वीडियो, एक मैंने प्रैक्टिकल के लिए की थी और एक मौखिक और लिखित परीक्षा के लिए वायरल की थी, वही आज पार्ट 2 में आप लोगों को दे रही हूँ। वैसे बहनों का बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है, आपका बहुत बहुत प्यार मिल रहा है हमें और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट्स करते हैं या प्रश्न पूछते हैं। जैसे कल ही हमारी एक बहन ने पूछी कि प्रसव की कितनी अवस्थाएं हैं, तो मैंने उन्हें बताया 4 अवस्थाएं। पूरा विवरण तो मैं वीडियो के माध्यम से ही दूंगी, मैसेज में तो दे नहीं सकती। तो इस पर भी मैं बहुत जल्दी ही आपको वीडियो देने वाली हूँ, लेकिन पहले मैं प्रायोगिक पक्ष पार्ट 2 का वीडियो आपके पास भेज रही हूँ। आपका प्यार और कमेंट हमेशा हम पर बनी रहे, लाइक जरूर कीजिएगा और आपके मन में जो भी सवाल होगा या जो भी मुझसे आशा रखती होंगी कि इस तरह का वीडियो आप बनाकर डालिए, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। हम आपके कमेंट के लिए हर दिन 30 मिनट 25 मिनट देते हैं और देखते हैं कि हमारी बहनों ने क्या कमेंट की है। जो जवाब देने लायक होता है उसमें मैं जवाब देती हूँ। तो आइए आज का ये तैयारी करने के लिए जो मैं वीडियो दे रही हूँ उस वीडियो को देखिए। तो आज हम प्रयोग संख्या 25 के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो यह गतिविधि है शिशु के जीभ की सफाई। अब आ सकता है आपको लिखित में भी कि शिशु के जीभ की सफाई का गतिविधि का वर्णन कीजिए। तो आपका यही होगा जो हम आज बताने जा रहे हैं। यह मौखिक भी पूछा जा सकता है, लेकिन लिखित भी आ सकता है, इसलिए ये दोनों में काम आएंगे। तो ये गतिविधि के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आपको बताए थे कि कोई भी गतिविधि का पहले उद्देश्य लिखा जाता है। कल के वीडियो में भी मैं बताई, आज फिर बता रही हूँ कि सबसे पहले जो है उद्देश्य लिखा जाता है। उद्देश्य के बाद उसका सहायक सामग्री या सामग्री, सीधे सामग्री आप बोल सकते हैं कि सामग्री लिखा जाता है। उसके बाद विधि, किस विधि से उस कार्य को गतिविधि को करना होता है। गतिविधि के उसके बाद आप सावधानियां और उसके बाद निष्कर्ष, यानी सावधानियां का वर्णन करेंगे। उसके बाद देखिए आपका निष्कर्ष, क्या निष्कर्ष निकला, मतलब गतिविधि से क्या निष्कर्ष निकला। चलिए तो आप आते हैं हम मुद्दे पे। शिशु के जीभ की सफाई का उद्देश्य क्या हो सकता है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, फिर दिमाग में इसको बैठा लेना है, क्योंकि सुनने पढ़ने लिखने से ज्यादा सुनने में याद होता है। क्योंकि आप कहीं भी कोई कहानी किसी से बात कर लेते हैं और वो बात आपको जीवन भर याद रहता है, लेकिन अगर किताब में पढ़ते हैं तो वो थोड़ी देर बाद ही भूल जाइएगा। तो समझिए कि आप हमसे बात कर रहे हैं। तो जीजू शिशु के जीभ साफ करने का उद्देश्य क्या हो सकता है। शिशु के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से बचाव। आखिर हमारा उद्देश्य क्या होता है, शिशु के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से बचाव। मुंह से बदबू आने, मुंह में जीवाणु पनपने एवं मसूड़ों से जुड़ी बीमारियां का खतरा कम करना। मतलब गंदगी से फैलने वाले बीमारी से बचाव के लिए हम लोग जीभ बच्चे का साफ करते हैं। बच्चे की दांत आने की प्रक्रिया में मदद करना।
अब जब मसूड़े साफ करते हैं जीभ को तो फिर मसूड़े पर भी हाथ उंगली से मसलते हैं, तो एक्सरसाइज हो गया मसूड़े का, जिससे कि दांत की आने की जो प्रक्रिया है उसमें आसानी हो जाता है। अब सहायक सामग्री क्या है, मतलब जीभ साफ करने के लिए शिशु का हम किस किस चीज का प्रयोग करते हैं। साफ सूती कपड़ा, जब भी साफ सूती कपड़ा ही लेना है। गर्म पानी, ये आप ये भी लिख सकती हैं या लिख सकती हैं स्वच्छ पानी। यहाँ हम गर्म पानी न लिख के स्वच्छ पानी भी लिख सकते हैं। स्वच्छ पानी ही लिखिएगा, क्योंकि जाड़े के मौसम में हम गर्म पानी करेंगे, लेकिन नॉर्मल पानी जो तुरंत का है मेरे पास उपलब्ध है पानी, तो हम नॉर्मल जो पानी यूज करते हैं खुद के लिए वो भी करेंगे, लेकिन स्वच्छ होना चाहिए। अब विधि क्या हो सकता है, देखिए, शिशु की जीभ की सफाई से पहले साफ करने वाले के हाथ का साफ होना आवश्यक है। देखिए, यही छोटी छोटी बात है जो हमें केंद्र पर भी बताना है, और उसी को हमें आज एग्जाम के माध्यम से लिखित या मौखिक भी बोलना है। तो याद रखिएगा कि विधि जो है, पहले क्या करना है, पहले अपने हाथ की सफाई करेंगे। तो हमें इस टाइप से जरूरी नहीं है कि हम यही लिखें, हम क्या लिख सकते हैं कि शिशु के जीभ की सफाई से पहले हम अपने हाथों को साफ कर लें। अगला पॉइंट देखिए, अपने हाथों के नाखून को काट लीजिए। अब किताबी भाषा है, आप लिख सकते हैं कि हाथ के नाखून को काटना चाहिए या हाथ के नाखून कटे होने चाहिए। पानी को उबालकर उसे गुनगुना होने तक ठंडा कर ले, मतलब कि डिस्टिल वाटर इसको बना लेना है, ताकि बच्चे के मुंह में ये 6 महीने, अगर शिशु 6 महीने से छोटा है तो बाहरी चीज तो जाना नहीं चाहिए, इसीलिए पानी को उबालकर कहा जाता है, ताकि उसमें जीवाणु विषाणु से मुक्त हो जाए पानी। तो इस तरह का पानी हमें लेना चाहिए, या सिर्फ लिख दीजिएगा कि स्वच्छ पानी का प्रयोग करें। अब आप सूती कपड़े से उस पानी में भिगोकर सूती कपड़े को अंगूठे के साथ वाले, यानी तर्जनी उंगली, जो नहीं जानती होंगी वो जान लीजिए, अंगूठे के बाद वाले उंगली को तर्जनी कहते हैं, उस उंगली में सूती के कपड़े को लपेटना है। उसके बाद अगला पॉइंट, शिशु का मुंह खोलकर अपनी उंगली अंदर लीजिए और उंगली को जीभ पर गोल गोल घुमाते हुए उसे साफ कीजिए। गोल गोल घुमाने से क्या होगा कि चारों तरफ कपड़ा जो है आपका उस मैल को सिमट के कपड़े के अंदर ले लेगा। अगर बच्चे के दांत आ चुके हैं, या अगर बच्चे, शिशु तो आपके 2 साल तक होते हैं, तो फिर अगर बच्चे के दांत आ चुके हैं तो उन्हें साफ कीजिए। दिन में कम से कम 1 बार शिशु की जीभ की सफाई अवश्य करें। अब देखिए, इतने सारे पॉइंट्स बुक में दिए हुए हैं, लेकिन आपको भी जो याद रहेगा, अब जैसे नॉर्मली मैं बोल रही हूँ, ये किताब की बातें नहीं बोल के अब मैं नॉर्मली बोल रही हूँ कि शिशु के जीभ की सफाई से पहले हाथ साफ करना चाहिए, अपने हाथ के नाखून को चेक कर लेना चाहिए, स्वच्छ पानी लेना चाहिए, उसके बाद सूती के कपड़े को उस स्वच्छ पानी में भिगोकर अपने अंगुली में लपेट लीजिए और उसको शिशु के मुंह को खोलकर अपनी उंगली को अंदर डाल के गोल गोल घुमाते हुए उसे साफ कीजिए। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। और अगर बच्चे का दांत आ गया है तो उनसे दांत की भी सफाई करवाइए। दिन में कम से कम 1 बार जीभ की सफाई अवश्य कीजिए। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एकदम पॉइंट टू पॉइंट बुक वाला ही होना चाहिए। अब सावधानियां हर चीज में लिखाएगा, याद रखिएगा, कोई भी गतिविधि होगा तो सावधानियां जरूर होगा। तो जीभ साफ करते समय ध्यान रखिए कि आपकी उंगली शिशु के गले तक न जाए,
पूरा उंगली नहीं घुमाना है, ध्यान रखना है कि क्योंकि शिशु का मुंह बहुत छोटा होता है और मेरा थोड़ा सा उंगली जब अंदर जाएगा तो उसके जीभ के अगले भाग की सफाई हो जाएगा। इसलिए सावधानियां बरतना है कि जीभ साफ करते समय ध्यान रखना है कि उंगली शिशु के गले तक न जाए। जीभ की सफाई के लिए किसी भी पेस्ट का प्रयोग मत कीजिए, सिर्फ सूती के कपड़े का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, क्योंकि निष्कर्ष ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं आपको, पहले सावधानियां फिर निष्कर्ष। निष्कर्ष इस है कि शिशु के जीभ की सफाई पर ध्यान नहीं देने के कारण शिशु अपना आहार जब ग्रहण करता है तो जीभ और मुंह की सफाई नहीं होने से शिशु को संक्रमण का खतरा होता है। निष्कर्ष यही निकला कि अगर इतना लिखना ही नहीं है, बहुत ज्यादा लिख दिया है, सिर्फ लिखना है कि शिशु की जीभ की सफाई के कारण शिशु को संक्रमण से बचाव होता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। बस यही निष्कर्ष निकलता है। तो आप समझ चुकी होंगी कि शिशु के जीभ की सफाई के बारे में। आज मैं 2 प्रयोग में बताऊंगी। एक और प्रयोग है कि घरेलू सामानों से हैंड सैनिटाइजर का तैयार करना। देखिए, प्रयोग का नाम है, वहां गतिविधि था, यहाँ प्रयोग है। तो ये प्रयोग देखिए आपको प्रैक्टिकली भी कराया जा सकता है कि अब कुछ सामान आपको दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि सैनिटाइजर तैयार कीजिए, या फिर आपको यह भी कहा जा सकता है कि सैनिटाइजर तैयार करने के लिए आपको किन किन सामानों की जरूरत होगी। मौखिक भी पूछा जा सकता है कि किन किन आवश्यक सामग्री की जरूरत होगी। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया है और मैं इस पे आज बात करूंगी। तो आपको पता है कि पहले कोई भी गतिविधि हो, प्रयोग हो, उसका उद्देश्य होता है, खेल हो, कोई कुछ भी हो, उसका एक उद्देश्य होता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? कोविड-19 बीमारी से बचाव हेतु कार्यस्थल पर हाथों की साफ सफाई के लिए सैनिटाइजर बनाने में सक्षम होंगी। सैनिटाइजर जो तैयार करना है घरेलू सामान से, तो इससे क्या होगा कि आप कोविड-19 बीमारी से बचाव हेतु सैनिटाइजर बनाने में सक्षम होगी। अब इसके लिए सामग्री किस सामग्री की जरूरत होती है? तो पहला है स्क्वीज बोतल, आधा लीटर क्षमता वाला, एलोवेरा जेल। स्क्वीज बोतल का मतलब हो गया जो आप जैसे हैंड वॉश के लिए जो बोतल आता है कि दबाने पे उससे निकलता है, उस तरह का बोतल ले लेना है। एलोवेरा जेल, गुलाब जल और फिटकरी। देखिए यहाँ ध्यान से, फिटकरी एंटीबायोटिक चीज है जिसके कारण इसका प्रयोग जो है हर कीटाणु और विषाणु की, आज के लोग बहुत सारे क्रीम और स्प्रे आ गए हैं, लेकिन पहले लोग क्या करते थे, फिटकरी का ही यूज करते थे। जब दाढ़ी बनवाना होता था, अगर कट फट भी गया तो फिटकरी लगा दिया जाता था। अब तो बहुत सारे क्रीम्स आ गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो फिटकरी ले लेना है। तो फिर याद रखिए सामग्री क्या होगा, एक स्क्वीज बोतल। स्क्वीज बोतल मैं बार बार बोल रही हूँ, याद रखना है, या नहीं अगर है तो सिर्फ बोतल भी बोल सकते हैं। एलोवेरा जेल, गुलाब जल और फिटकरी। विधि क्या है? सर्वप्रथम इसके लिए एक स्क्वीज बोतल लेंगे, बोतल तो हो गया, इसमें एलोवेरा जेल को भरिए। ध्यान रखिए कि बोतल को ऊपर तक न भरे। यदि एलोवेरा जेल गाढ़ा है तो उसमें आप गुलाब जल मिलाकर थोड़ा पतला कर लीजिए। इसके बाद इसमें फिटकरी के छोटे छोटे टुकड़े को मिलाइए और उसके बाद बोतल को बंद करके इसे ठीक ढंग से हिला लीजिए। अब यह घर में निर्मित हैंड सैनिटाइजर उपयोग हेतु तैयार है। बहुत ही हल्की विधि है, आप समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना है, एक बोतल लेना है, एलोवेरा जेल लेना है, गुलाब जल लेना है, फिटकरी लेना है। बोतल में एलोवेरा जेल को भरना है, थोड़ा खाली रखना है बोतल, और अगर गाढ़ा है एलोवेरा जेल तो उसमें गुलाब जल मिला लीजिए ताकि सुगंध भी अच्छा आ जाए।
और उसमें फिटकरी के छोटे टुकड़े या पाउडर कहिए बना के उसमें डाल के थोड़ा थोड़ा हिला देना है। उस जब मिक्स हो जाए तो वह सैनिटाइजर तैयार हो गया। अब इसका परिणाम क्या होगा? हर चीज गतिविधि हो या खेल हो, कुछ भी हो, उसका परिणाम होता है। तो परिणाम यह है कि तैयार हैंड सैनिटाइजर बिना केमिकल वाला आयुर्वेदिक है, जो हाथों की त्वचा को बिना नुकसान पहुंचाए बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करता है। यह हाथों में रूखापन को भी दूर करता है। इसे कहीं भी ले जाना और रखना भी काफी आसान है। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि यह हमारी हाथों के त्वचा को बिना नुकसान पहुंचाए बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करता है। तो याद रखिएगा, इतना लंबा नहीं लिखना है, आपको सिर्फ लिखना है इसका परिणाम। जब परिणाम लिखिएगा तो लिखिएगा कि यह सैनिटाइजर हाथों की त्वचा को बिना नुकसान पहुंचाए बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करता है। इसे कहीं भी ले जाना और रखना आसान है। अब सावधानियां भी होगी। सैनिटाइजर बनाते समय ध्यान रखिए कि इन चीजों का उपयोग इस लिक्विड को बनाने में कर रहे हैं वह अच्छी तरह साफ हो। यानी सैनिटाइजर बनाते समय याद रखना है, ऐसा नहीं हो कि गंदी बर्तन में आप बना रहे हो, बोतल साफ नहीं है, तो सफाई का ध्यान रखना है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम बहुत जल्द मिलते हैं। बहनें, इतनी चीजें आप किताब से भी पढ़ सकती हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य है जो जिन बहनों को किताब छूने की फुर्सत नहीं है, तो हम ऐसे ही काम करते करते, जैसे कल भी मैं रोटी बना रही थी और उसी समय हमारी बहन का फोन आ गया, तो मेरा कान फोन पर था, नजर तवा पर था और हाथ रोटियां बेल रही थी। तो कान फोन पर था, इसलिए मैं उनकी बातों का जवाब भी दे रही थी, हमारा काम भी हो रहा था। तो मेरा ये कहने का मतलब हुआ कि आप कोई भी काम कर रही हो, मोबाइल को बजा लीजिए, कान आपका उस पर होना चाहिए, बाकी आपका सारा काम पर भी फोकस होना चाहिए। तो दोनों काम एक साथ होगा, आपकी समय भी बचेगी, आपको याद भी हो जाएगा। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, हम बहुत जल्द ही आपके लिए एक वीडियो लेकर फिर आ रही हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।